अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वलीद यूसुफ और आप ये वीडियो इल्मा कोचिंग सेंटर पर देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेव, जिसके लफ्जी माने होते हैं लहर। लेकिन फिजिक्स की टर्म में इसकी डेफिनेशन थोड़ी मुख्तलिफ है। और आज हम इसकी डेफिनेशन को और कोशिश करेंगे कि इसकी टाइप्स को और इसकी हरकतों की किस्मों को डिस्कस करेंगे। तो जनाब, वेव क्या होती है, इसकी डेफिनेशन सामने लिखी हुई है, पहले वो पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम इज कॉल्ड अ वेव। सिंपल सी एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि एनर्जी का ट्रांसफर होना बगैर मीडियम के ट्रांसफर किए वेव कहलाता है। तो जनाब, मीडियम से मुराद है रास्ता। मीडियम से मुराद है रास्ता, जिस रास्ते पर वेव ट्रेवल करे। तो डेफिनेशन हमसे क्या कह रही है कि द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर होना बगैर मीडियम के ट्रांसफर किए। मीडियम कैन बी सॉलिड, मीडियम कैन बी लिक्विड, मीडियम कैन बी गैस। तो मीडियम के ट्रांसफर हुए बगैर, मतलब मीडियम के आगे जाए बगैर वेव का, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर होना एक वेव कहलाता है। एग्जांपल से बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अ रोप। एक रस्सी है जिसके दो कॉर्नर्स हैं, और एक कॉर्नर मैंने ग्रैब किया हुआ है, एक कॉर्नर सामने किसी ने भी ग्रैब किया हुआ है। अगर मैं अपने हाथ को हल्का सा बैक एंड फोर्थ मोशन दूं, विच इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, यू मस्ट नो अबाउट इट। मैं अपने हाथ को हल्का सा बैक एंड फोर्थ मोशन दूंगा, तो जनाब ये जो मैंने यहाँ पर मोशन की है, ये उस सामने वाले शख्स को, जिसने उस रोप का दूसरा कॉर्नर पकड़ा हुआ है, वो फील करेगा इस मोशन को। अब वो मोशन को क्यों फील कर रहा है? रस्सी का जो हिस्सा मेरे हाथ में था वो मेरे हाथ में ही रहेगा। रस्सी का जितना हिस्सा उसके हाथ में था वो उसके हाथ में ही रहेगा। मतलब रस्सी तो आगे नहीं गई। तो फिर वो फील क्या कर रहा है? तो वो जो चीज फील कर रहा है, दैट इज एनर्जी। जैसे हमने कहा कि द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम, के एनर्जी का ट्रांसफर होना, कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम। लेकिन जिस रास्ते से एनर्जी पहुंच रही है, इस केस में मीडियम रोप था, जिस रास्ते से एनर्जी आगे पहुंच रही है वो रास्ता ट्रांसफर नहीं होता, और इसको हम वेव कहते हैं। तो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है, वी कैन मेमोराइज इट। हम इसको पढ़ लें तो ये हमें ऐसे ही याद हो जाएगा कि द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम इज कॉल्ड अ वेव। अच्छा जी, अब वेव की दो टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप है मैकेनिकल वेव, और दूसरी टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मैकेनिकल वेव क्या है, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि अ वेव दैट रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपगेट। अच्छा, एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि वेव की मोशन को हम डिनोट करेंगे इस वर्ड से, प्रोपगेट। प्रोपगेट से मुराद होता है हरकत करना। तो जनाब कह रहे हैं कि अ वेव एक ऐसी वेव है दैट रिक्वायर्ड, जिसको जरूरत होती है एक मीडियम की। मतलब के मैकेनिकल वेव वो वेव्स होती हैं जिनको हरकत करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। मतलब जो रस्सी वाले केस में वेव प्रोड्यूस हुई वो एक मैकेनिकल वेव थी। मैकेनिकल वेव को मीडियम की जरूरत होती है, और मीडियम कैन बी सॉलिड, मीडियम कैन बी लिक्विड, द मीडियम कैन बी गैस। मैकेनिकल वेव को मीडियम की जरूरत होती है हरकत करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए। याद रखनी है हमने ये बात कि मैकेनिकल वेव वो वेव्स होती हैं जिनको हरकत करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव्स होती हैं, वेव्स that don't require a medium to propagate। वो वेव्स जिनको हरकत करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता, उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब जहन में सवाल पैदा होता है कि क्या कोई ऐसी वेव्स भी हैं जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता, जो बगैर मीडियम के ट्रेवल कर सकते हैं, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बगैर भी ट्रेवल कर सकते हैं? तो जी हाँ, ऐसी वेव्स भी होती हैं जो बगैर मीडियम के ट्रेवल करती हैं। और इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है लाइट वेव। तो जो रोशनी हम तक पहुंचती है वो बगैर मीडियम के ट्रेवल कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि अब तक जो मैं बातें बता रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, तो हमने एग्जांपल दी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक सबसे बड़ी एग्जांपल है रोशनी।
जो हम तक पहुंचती है। और आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि देयर आर 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 7 होती हैं, इसका पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है और अलग अलग वेव्स इसमें मैं आपको नाम बता देता हूँ। वैसे तो ये फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 होती हैं और ये जो हम तरतीब लिख रहे हैं, ये तरतीब इनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग है। वेवलेंथ क्या होती है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट। बहरहाल तो 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जिसमें सबसे पहले रेडियो वेव आती हैं, उसके बाद जनाब माइक्रोवेव आती हैं, और उसके बाद इंफ्रारेड वेव आती हैं, उसके बाद विजिबल लाइट। ये वो वेव है जो हमें नजर आती है, जो रोशनी हम तक पहुंचती है, दिस इज कॉल्ड विजिबल लाइट वेव्स। ठीक है, और इसके बाद यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट वेव्स, और इसके बाद एक्स रेस, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका मेडिकल फील्ड में यूज होता है, और सबसे लास्ट गामा रेस, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा छोटी और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई होती है। हम कोशिश करेंगे कि इन सारी चीजों को डिस्कस करें। तो जनाब गामा रेस, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। सबसे पहले रेडियो वेव आती है, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल लाइट, फिर यूवी रेस, गामा रेस और यूवी रेस, एक्स रेस और लास्ट में गामा रेस। दीज आर द 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपगेट। ये मीडियम के बगैर प्रोपगेट यानी कि हरकत करते हैं, और जब इनको मीडियम मिल जाए तो इनमें दो तरह की चेंजेस आती हैं। वी शुड नो अबाउट इट, कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम मिल जाए तो इसमें दो तरह की चेंजेस आती हैं। ये अपनी स्पीड थोड़ी बदल देते हैं और साथ साथ ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मीडियम चेंज करने की वजह से दो तरह की चेंजेस आती हैं। ये अपनी स्पीड बदल देते हैं और ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। तो खैर वी मस्ट बी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन फिलहाल हम वेव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा कि जनाब एनर्जी का ट्रांसफर होना बगैर मीडियम के ट्रांसफर हुए वेव कहलाता है। फिर हमने कहा वेव की दो किस्में होती हैं, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव वो वेव होती हैं जिनको मीडियम चाहिए होता है हरकत करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव, आवाज का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, आवाज को पहुंचाने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है। और इस केस में कि मेरी आवाज इस मोबाइल फोन के अगर माइक तक पहुंच रही है तो दिस इज बिकॉज ऑफ द एयर। इस केस में जो मीडियम है वो हवा है, वो एयर है जो मेरी आवाज को माइक तक पहुंचा रहा है। तो जनाब साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव है, क्योंकि उसको मीडियम चाहिए होता है। मीडियम के बगैर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, और इसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया गया है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट। खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हमें ये बात समझनी है कि मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको हरकत करने के लिए मीडियम चाहिए, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव्स होती हैं जिनको हरकत करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता, यानी कि कोई पाथ नहीं चाहिए होता। ये बगैर किसी पाथ के एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। आई होप आपको यहां तक बात समझ आ रही होगी। हम बगैर वक्त जाया किए अब टाइप्स ऑफ वेव मोशन की तरफ जाएंगे, यानी कि वेव कितनी तरह से हरकत कर सकता है, और मैकेनिकल वेव कितनी तरह से हरकत कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी तरह से हरकत कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ वेव मोशन। तो जनाब हम बात करने लगे हैं टाइप्स ऑफ वेव मोशन के बारे में, यानी कि वेव की हरकतों की किस्में कितनी होती हैं। तो दो तरह की हरकतें वेव कर सकते हैं। नंबर 1 ट्रांसवर्स वेव्स, एंड नंबर 2 लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इन दो तरह से वेव हरकत करते हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये टाइप्स ऑफ वेव मोशन है, यानी कि वेव किस तरह हरकत कर सकता है। तो ये दो तरीके होते हैं जिनसे वेव जिनका इस्तेमाल करके वेव हरकत करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात करते हैं। लेट अस अज्यूम कि ये हमारा एक मीडियम है, ठीक है, और इस मीडियम में डिस्टरबेंस पैदा हो गई।
अब डिस्टरबेंस पैदा होने की वजह से इस मीडियम में वेव प्रोड्यूस होगी, और जनाब ट्रांसवर्स वेव की शक्ल कुछ ऐसी होती है, कुछ इस तरह। यानी कि ट्रांसवर्स वेव जो है ना, कुछ इस तरह ट्रैवल करते हैं, जिसका अपर पार्ट जो है हमारे पास कहलाता है क्रस्ट, और जिसका लोअर पार्ट कहलाता है ट्रफ। अपर पार्ट कहलाता है क्रस्ट और लोअर पार्ट कहलाता है ट्रफ। तो वी कैन से दैट द अपर पार्ट ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इज क्रस्ट एंड द लोअर पार्ट ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इज ट्रफ। ट्रांसवर्स वेव का अपर पार्ट क्रस्ट कहलाता है और ट्रांसवर्स वेव का लोअर पार्ट ट्रफ कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये शक्ल समझ आ रही होगी। अब इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं एंड वी शुड नो अबाउट इट। अगर आपसे पूछा जाए द डिस्टेंस फ्रॉम द क्रस्ट टू द मीन पोजीशन, ये हमारा मीडियम था जिसकी मीन पोजीशन ये है, द डिस्टेंस फ्रॉम द क्रस्ट टू द मीन पोजीशन, या द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रफ टू द मीन पोजीशन, क्रस्ट से मीन पोजीशन तक का फासला या फिर ट्रफ से मीन पोजीशन तक का फासला। याद रखिएगा इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्रस्ट से लेकर मीन पोजीशन तक का फासला या फिर ट्रफ से लेकर मीन पोजीशन तक का फासला एम्पलीट्यूड कहलाता है। वी शुड नो अबाउट इट। द डिस्टेंस फ्रॉम द क्रस्ट टू द मीन पोजीशन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रफ टू द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्रस्ट से लेकर मीन पोजीशन तक का फासला, ट्रफ से लेकर मीन पोजीशन तक का फासला एम्पलीट्यूड कहलाता है। अगली चीज हमें यह जानना जरूरी है कि एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का फासला, द डिस्टेंस फ्रॉम क्रस्ट टू क्रस्ट इन आर ट्रांसवर्स वेव, या फिर द डिस्टेंस फ्रॉम ट्रफ टू ट्रफ इन आर ट्रांसवर्स वेव। एक ट्रांसवर्स वेव में एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का फासला या फिर एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक का फासला कहलाता है जनाब, यहां लिख देता हूं, कहलाता है वेवलेंथ। इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। द डिस्टेंस फ्रॉम क्रस्ट टू क्रस्ट और फ्रॉम ट्रफ टू ट्रफ इन आर ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्रस्ट से लेकर क्रस्ट तक का फासला और ट्रफ से लेकर ट्रफ तक का फासला वेवलेंथ कहलाता है। वी शुड रिमेंबर इट कि क्रस्ट टू क्रस्ट और ट्रफ टू ट्रफ का फासला वेवलेंथ कहलाता है, और वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरह के सिंबल से, जिसको कहा जाता है लैम्डा। याद रखिएगा इस सिंबल को कहा जाता है लैम्डा। वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल और इस सिंबल को कहा जाता है लैम्डा। वी शुड रिमेंबर इट कि वेवलेंथ को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है और इस सिंबल को लैम्डा कहा जाता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको कि एक एम्पलीट्यूड और दूसरा एम्पलीट्यूड, इनको अगर हम सम कर दें, यानी कि एम्पलीट्यूड को, दो एम्पलीट्यूड को हम सम करेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा जो हमारी वेवलेंथ होती है। यानी कि वेवलेंथ जो है वो दो एम्पलीट्यूड को मिलकर बनता है कि दो एम्पलीट्यूड का सम इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ अ वेव। आई एम रिपीटिंग अगेन, डिस्टेंस फ्रॉम क्रस्ट टू द मीन पोजीशन, आप ये नोट कर सकते हैं, डेफिनेशन बन सकती है इसकी कि द डिस्टेंस फ्रॉम द क्रस्ट टू द मीन पोजीशन और from trough to the mean position in a transverse wave is called amplitude। और इसी तरह the distance from crust to crust और from trough to trough in a transverse wave is called wavelength। क्रस्ट से लेकर क्रस्ट तक का फासला, ट्रफ से लेकर ट्रफ तक का फासला वेवलेंथ कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस और कुछ बेसिक बातें आपको समझ आ रही होंगी। एक ट्रांसवर्स वेव में मैं आखिरी बार रिपीट कर देता हूं, वैसे तो आप वीडियो को थोड़ा सा जो है ना रिवर्स करके भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फेक्शन होती है रिपीट करने से कि एक क्रस्ट से लेकर क्रस्ट तक का फासला या फिर ट्रफ से लेकर ट्रफ तक का फासला वेवलेंथ कहलाता है, और क्रस्ट से लेकर मीन पोजीशन तक का फासला या फिर ट्रफ से लेकर मीन पोजीशन तक का फासला एम्पलीट्यूड कहलाता है, और वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है ऐसे सिंबल से which is called lambda। मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक बातें आपको समझ आ रही होंगी। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात हमें जाननी चाहिए कि ट्रांसवर्स वेव की अपनी डेफिनेशन क्या होती है।
तो जनाब इसको नोट करने के लिए आप सबसे अपर पार्ट यानी कि क्रस्ट को या सबसे लोअर पार्ट यानी कि ट्रफ को जब आप देखेंगे और अपने क्रस्ट को अपने मीडियम के मीन पोजीशन से कंपेयर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो आपकी वेव मोशन है, आपको नजर आएगा कि जो आपकी वेव मोशन है वो और जो आपका मीडियम है वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो मैं दोबारा कह रहा हूं कि मेरी वेव मोशन का अपर पार्ट और मेरा मीडियम जो मीन पोजीशन पर था, ये मेरी वेव है जो ट्रेवल कर रही है और ये मेरा मीडियम है। अगर मैं मीडियम को कंपेयर करूं फ्रॉम द वेव मोशन तो मैं यूं कह सकता हूं कि यहां पर ट्रांसवर्स वेव के केस में आपकी जो वेव है वो परपेंडिकुलर है टू द मोशन ऑफ द मीडियम या तो फिर टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। तो हम यूं कह सकते हैं जनाब इन a transverse wave is a wave in which the motion of the wave is perpendicular to the motion of the particles of medium। एक सिंपल डेफिनेशन बन सकती है कि वेव की जो मोशन है वो परपेंडिकुलर है मीडियम के पार्टिकल्स के मीडियम के पार्टिकल्स हमें स्ट्रेट पाथ में नजर आ रहे हैं जबकि वेव का अपर पार्ट परपेंडिकुलर है। इसी तरह वेव का लोअर पार्ट भी आपके मीडियम के यानी कि आपके पार्टिकल्स के परपेंडिकुलर है। तो याद रखिएगा, ये बात मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमें ये बात याद रह जाए ट्रांसवर्स वेव में कि वेव मोशन आपके पार्टिकल्स के मोशन के परपेंडिकुलर है, तो यही बात हमने यहां पर रिपीट करनी है लॉन्गिट्यूडनल वेव में कि वेव मोशन आपके पार्टिकल्स के मोशन के पैरेलल होगी। ट्रांसवर्स वेव में वेव मोशन मेरे पार्टिकल्स के परपेंडिकुलर है और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो वेव मोशन है वो मेरे पार्टिकल्स के पैरेलल होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक बात समझ आ रही होगी। मैं मूव करता हूं लॉन्गिट्यूडनल वेव की। अच्छा जी, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है, अब इस वेव में हमारे पास जो अभी जैसे कि हमने पढ़ा था कि इसमें जो वेव की मोशन है वो पार्टिकल्स के पैरेलल होगी, पार्टिकल्स के मोशन के पैरेलल होगी। तो जनाब कुछ इस तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनती है कि काइंड ऑफ अ स्प्रिंग जहां पर कहीं पार्टिकल्स करीब हैं और कहीं पार्टिकल्स दूर हैं। आई एम सॉरी, आई एम अ बिट वीक इन ड्राइंग, बिट नहीं बल्कि बहुत ज्यादा। तो खैर, जहां पर कहीं पार्टिकल्स करीब हैं और कहीं पर पार्टिकल्स दूर हैं, पार्टिकल्स करीब पार्टिकल्स दूर, करीब दूर। तो जनाब अब यहां पर वेव की मोशन और पार्टिकल्स की मोशन एक सिमिलर डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। तो जब दो लाइन सिमिलर डायरेक्शन में हरकत करती हैं, हम इन लाइंस को कहते हैं कि दीज लाइंस आर पैरेलल। तो जिस तरह हम इन लाइन को पैरेलल कह रहे हैं, हम यहाँ पर वेव की मोशन को और पार्टिकल्स को भी पैरेलल ही कहेंगे। खैर, तो ये जो पॉइंट है जहां पर पार्टिकल्स बहुत करीब हैं, द पॉइंट वेयर पार्टिकल्स आर नियरर टुगेदर, द पॉइंट वेयर द पार्टिकल्स आर नियरर टुगेदर, वो पॉइंट जहां पर पार्टिकल्स करीब होते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है कंप्रेशन। The point where the particles are near together is called compression। और वो पॉइंट जहां पर पार्टिकल्स दूर हैं, जहां पर पार्टिकल्स दूर हैं, उन पॉइंट को कहा जाता है रेयरफैक्शन। The point where the particles are closer together, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, आप नोट कर सकते हैं। The point where the particles are closer together is called compression, and the points where the particles are farther apart, जो एक दूसरे से दूर हैं, पार्टिकल्स दूर हैं, उस पॉइंट को हम रेयरफैक्शन कहते हैं। तो जिस तरह ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट और ट्रफ होता है, यहां पर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है। तो जनाब अब यहां पर एक और चीज सीख लेते हैं कि एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का फासला या फिर एक रेयरफैक्शन से दूसरे रेयरफैक्शन तक का फासला। द डिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन टू कंप्रेशन और फ्रॉम रेयरफैक्शन टू रेयरफैक्शन
इज कॉल्ड वेवलेंथ। उसको हम क्या कहते हैं जनाब? वेवलेंथ। द डिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन टू कंप्रेशन और फ्रॉम रेयरफैक्शन टू रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ इन अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में वेवलेंथ की डेफिनेशन हमने ये लिखी थी कि द डिस्टेंस फ्रॉम क्रस्ट टू क्रस्ट और फ्रॉम ट्रफ टू ट्रफ इन अ ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ व्हिच इज डिनोटेड बाय लैम्डा। और यहां पर द डिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन टू कंप्रेशन और फ्रॉम रेयरफैक्शन टू रेयरफैक्शन इन अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज कॉल्ड रेयरफैक्शन। मुझे आई एम सॉरी इज कॉल्ड वेवलेंथ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। अब हम एग्जांपल से बात करते हैं अबाउट द लॉन्गिट्यूडिनल वेव कि उसकी कोई ऐसी एग्जांपल है जिससे हम समझ सकें कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव किस तरह की होती हैं। तो इसकी एक बहुत कॉमन एग्जांपल स्प्रिंग है जिसमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा यू मस्ट नो कि हमारी जो आवाज है, जो साउंड ट्रेवल करता है, उसकी वेव मोशन भी लॉन्गिट्यूडनल है। लेकिन बिफोर दैट आई वुड लाइक टू लेट यू नो, मैंने आपसे कहा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैकेनिकल वेव दोनों तरह की मोशन करता है। मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स मोशन भी करता है, मैकेनिकल वेव लॉन्गिट्यूडनल मोशन भी करता है। मैकेनिकल वेव की मोशन ट्रांसवर्स भी होती है, मैकेनिकल वेव की मोशन लॉन्गिट्यूडनल भी होती है। मैकेनिकल वेव की मोशन ट्रांसवर्स भी होती है, मैकेनिकल वेव की मोशन लॉन्गिट्यूडनल भी होती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करता है, वो लॉन्गिट्यूडनल मोशन नहीं करता। ये बात हमें याद रखनी है कि मैकेनिकल वेव कौन सी वेव थी जिनको मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। मैकेनिकल वेव दोनों तरह की मोशन कर सकते हैं, वो ट्रांसवर्स भी कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी कर सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लॉन्गिट्यूडनल मोशन नहीं करते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स होते हैं अपनी नेचर में। मुझे उम्मीद है ये बात समझ आ रही होगी। लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ साउंड फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव कि किस तरह साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस करती है। मैं बोर्ड रफ करके उसको लेट अस अज्यूम कि ये एयर के पार्टिकल्स हैं जो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। यकीनन आपने ब्राउनियन मोशन पढ़ा होगा तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हर वक्त हरकत में रहते हैं। बहरहाल हमने अज्यूम किया कि सर ये एयर पार्टिकल्स हैं और ये अपनी रैंडम मोशन कर रहे हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेशन से होता है। साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन। अगर मैं भी बोल रहा हूं तो मेरा वोकल कॉर्ड जो यहां पर मौजूद होता है ये वाइब्रेट कर रहा है। यू कैन पुट योर फिंगर ऑन अ नेक और जब आप बात करेंगे यू विल फील वाइब्रेशन। यू विल कम टू नो कि साउंड जो प्रोड्यूस होती है जनाब वो वाइब्रेटरी मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेटरी मोशन की वजह से एयर पार्टिकल्स डिस्टर्ब होते हैं। अब जरा यहां पर हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन की वजह से एयर पार्टिकल डिस्टर्ब हुए। अब हुआ क्या, ये जो पार्टिकल था ये आगे वाले पार्टिकल को जाकर हिट करेगा और बाकी सब पार्टिकल्स अपनी जगह रहेंगे। बाकी सब पार्टिकल्स अपनी जगह रहेंगे। मैंने डिस्टरबेंस पैदा की, इस पार्टिकल ने अगले वाले पार्टिकल को जाकर हिट किया। अच्छा, हमने एक बात पढ़ी थी, द पार्टिकल्स आर क्लोजर टुगेदर। वो पॉइंट, द पॉइंट वेयर द पार्टिकल्स आर क्लोजर टुगेदर इज कॉल्ड कंप्रेशन। तो जनाब ये कंप्रेशन तो बन चुका। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो पार्टिकल था, समझिएगा बात को, ये जो पार्टिकल था इसने जाके अगले पार्टिकल को हिट किया। हिट करने के बाद ये दोबारा अपनी जगह आ गया इज्जत से कि भाई मैंने वहीं जाना जहां मैं था। तो इसने आगे वाले को हिट किया, दोबारा अपनी जगह आ गया। अब आगे वाला पार्टिकल जो है, चूंकि फॉर एग्जांपल मैं यहां पर खड़ा हूं, कोई मुझे पीछे से आके धक्का मारेगा, मैं आगे की तरफ मूव करूंगा एंड दिस इज हैपनिंग विद द पार्टिकल्स कि इस पार्टिकल ने इसको हिट किया, एक कंप्रेशन बना और ये पार्टिकल दोबारा अपनी प्रीवियस पोजीशन पर चला गया। अब अगले पार्टिकल को धक्का लगा तो जाहिर सी बात है वो अगले वाले पार्टिकल्स के पास धक्का देने जाएगा। तो ये जो पार्टिकल था ये थर्ड पार्टिकल के पास धक्का देने चला गया और बाकी सब अपनी जगह एज इट इज रहे। अब मुझे उम्मीद है आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही होगी। अब आप जरा देखें, यहां पर डिस्टेंस बड़ा बन गया और हमने ये बात पढ़ी थी कि द पॉइंट वेयर द पार्टिकल्स आर फर्दर अपार्ट इज कॉल्ड रेयरफैक्शन। यानी कि कंप्रेशन बना,
कंप्रेशन के बाद रेयरफैक्शन बना और अब कंप्रेशन यहाँ बन रहा है और यही प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये जो पार्टिकल थे जिन्होंने अगले पार्टिकल को हिट किया था ये दोबारा अपनी प्रीवियस पोजीशन पर आ जाएंगे और अगला जो पार्टिकल था वो अगले पार्टिकल को जाकर हिट करेगा, ठीक है, और बाकी सब पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर हैं इस वक्त। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, ये जो रेयरफैक्शन पहले यहां बना था अब ये रेयरफैक्शन यहां बन रहा है और जो कंप्रेशन पहले यहां बना था अब ये कंप्रेशन यहां बन रहा है। तो यहां पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी एक बुरी ड्राइंग में कि कंप्रेशन जो है जनाब पार्टिकल्स आकर अगले पार्टिकल को हिट कर रहे हैं, कंप्रेशन बन रहा है, वो प्रीवियस पोजीशन पर जा रहे हैं, अगला पार्टिकल अगले वाले को हिट कर रहा है, कंप्रेशन बन रहा है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो रेयरफैक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। तो जनाब हम देख सकते हैं कि कंप्रेशन बना, थोड़ा आगे कंप्रेशन और थोड़ा और आगे, इस तरह करते 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 कंप्रेशन आगे बढ़ता जाएगा और इसी तरह कंप्रेशन के पीछे पीछे रेयरफैक्शन बना, फिर यहां पर फिर यहां पर फिर यहां पर और इस तरह करते करते रेयरफैक्शन भी बनते जाएंगे, which are proving that sound is a longitudinal wave। sound चूंकि एक मैकेनिकल वेव है लेकिन उसकी वेव मोशन लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी एग्जांपल से आपको ये बात जरूर क्लियर भी होगी कि जनाब साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखने वाली वेव है। साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखने वाली वेव है, यानी कि आवाज लॉन्गिट्यूडनल नेचर की वजह से प्रोड्यूस होती है जिसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होते हैं पार्टिकल्स के दरमियान। तो खैर मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक बातें समझ आई होंगी कि एक वेव क्या है, वेव की किस्में कौन सी होती हैं, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वेव की हरकत कितनी किस्मों की होती है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। और फिर हमने उनकी एग्जांपल्स पढ़ी, इनफैक्ट उनकी फिगर्स देखी और लॉन्गिट्यूडनल वेव की एक एग्जांपल पढ़ी जो कि साउंड है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ आ रही होगी। वेव की स्टोरी तो बहुत लंबी है, आगे जाके हमारे पास यकीनन वेव की फ्रीक्वेंसी का जिक्र आएगा, हमारे पास टाइम पीरियड का जिक्र आएगा। मैं आपको सरसरी तौर पर बता देता हूँ, डिटेलिंग हम इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाकर जरूर करेंगे। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में बनने वाली वेव, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड। और टाइम पीरियड क्या होता है कि एक वेव को बनने में कितना वक्त लगा, एक वेव को बनने में कितना वक्त लगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर द रेसिप्रोकल फॉर ईच अदर। अगर मैं कहूं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, हम बोलेंगे 1/T। हम कहेंगे टाइम पीरियड का फॉर्मूला, तो जवाब होगा 1/F। खैर वी विल बी डिस्कसिंग दैट। हमें प्रॉपर्टीज ऑफ वेव भी पढ़नी है आगे जाके। वेव की बहुत लंबी एक जो है ना मतलब बहुत लंबा एक टॉपिक है और इसमें बहुत ज्यादा चीजें मौजूद होती हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप अगर कभी भी ये वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफिज।